हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का क्वेश्चन सीरीज, जिसमें किसी भी क्वेश्चंस में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पर डील करते जा रहा हूँ। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर में एंजॉय किया होगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो आपने अच्छे से सीखा होगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेशन में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। जो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस है उसे मैं यहाँ पर डील नहीं करूँगा, क्योंकि उसे आप ऑलरेडी बना सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स होगा वो मैं यहाँ पर डील कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन सीरीज में बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है वो सभी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है? ए कॉपर पीस ओरिजिनली 305 mm लॉन्ग। एक कॉपर पीस है जिसका ओरिजिनल लेंथ 305 mm है, इज पुल्ड इन टेंशन विथ ए स्ट्रेस ऑफ 276 मेगा पास्कल। कह रहा है कि उसे टेंशन में पुल किया जा रहा है और स्ट्रेस का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कि 276 मेगा पास्कल से उसे वहां पर उतना स्ट्रेस वहां पर इंड्यूस हो रहा है। इफ द डिफॉर्मेशन इज इंटायरली इलास्टिक, अगर डिफॉर्मेशन इंटायरली इलास्टिक हो, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि सर ये इलास्टिक लिमिट के अंडर में है, इलास्टिक लिमिट से पहले ही डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 110 गीगा पास्कल, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट इलोंगेशन विल बी नियरली। तो आपसे रिजल्टेंट इलोंगेशन पूछा जा रहा है। ओके, तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये कॉपर पीस है, दिस इज योर कॉपर पीस, इसका लेंथ मान लीजिए 305 mm और इसे टेंशन में पुल किया जा रहा है, जिसके कारण यहां पर जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन है 276 मेगा पास्कल और इसका ओरिजिनल लेंथ L 305 mm है। तो पहले जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए। एंड वन मोर थिंग, आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि डिफॉर्मेशन इलास्टिक है। ओके, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ये हमें दिया हुआ है 110 गीगा पास्कल। तो माय डियर फ्रेंड, आप इसे मेगा पास्कल में चेंज कर दीजिए। तो 110 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल, क्योंकि हमें स्ट्रेस मेगा पास्कल में दिया हुआ है इसीलिए हम लोग यंग्स मॉडुलस को भी मेगा पास्कल में चेंज कर देंगे। अब आपसे यहां पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इलोंगेशन, डेल्टा एल आपसे पूछा जा रहा है। यही आपका क्वेश्चन है माय डियर। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहां पर डिफॉर्मेशन इलास्टिक दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो माय डियर फ्रेंड, डिफॉर्मेशन इलास्टिक है तो आप वहां पर हुक्स लॉ लगा सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि सर हुक्स लॉ तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही है, बट आप क्यों लगा रहे हो? तो माय डियर, डिफॉर्मेशन इलास्टिक यहां पर बोल दिया है तो हम लोग यहां पर हुक्स लॉ आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में बहुत कम का डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें प्रोपोर्शनल लिमिट के तुरंत बाद इलास्टिक लिमिट आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट होता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर हुक्स लॉ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, तो जब किसी बार को किसी लोड से पुल किया जाता है या पुश किया जाता है, ये लोड हमारा क्या है? एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, और इसे आप ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी कहते हैं। तो इसके कारण
जो इलोंगेशन होगा उस इलोंगेशन का फॉर्मूला आप पढ़े हुए होंगे, क्या होता है, पी एल बाय ए, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाय ए। ओके, यहां पर देखिए पी बाय ए, पी बाय ए को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस, तो इसे आप सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा एल डिवाइड बाय ई, बस हो गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में स्ट्रेस हमें मालूम है, लेंथ मालूम है, यंग्स मॉडुलस मालूम है, तो सिग्मा का वैल्यू 276 इंटू एल आपको 305 mm दिया हुआ है, एंड यंग्स मॉडुलस 110 इंटू 10 टू द पावर 3। यहां पर देखिए mm को चेंज मत कीजिए, क्योंकि 276 मेगा पास्कल में, ये भी आपका मेगा पास्कल में, तो मेगा पास्कल कैंसल आउट हो जाएगा, और 305 का यूनिट क्या है, mm, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओवरऑल mm आ जाएगा। दैट मीन्स इलोंगेशन का जो भी वैल्यूज आएगा वो आपका mm में होगा। अब ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आप इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए माय डियर, आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.765 mm, या आप इसे सिंपली ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 0.77 mm। सो रिजल्टेंट इलोंगेशन ऑफ द कॉपर पीस विल बी 0.77 mm। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। A bar produces a lateral strain of magnitude 60 into 10 to the power -5 मीटर पर मीटर। मीटर पर मीटर का मतलब है, चूंकि ये स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, तो आप मीटर पर मीटर लिख रहे हैं, दैट मीन्स ओवरऑल इसका पास यूनिट नहीं है। तो लैटरल स्ट्रेन पहले जो गिवन है आप उसको यहां पर लिखिए, आप लिखते जाइए, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन ये हमें दिया हुआ है 60 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर मीटर। When subjected to a tensile stress of magnitude 300 megapascal along the axial direction, ठीक है, कह रहा है कि जब हम लोग एक्सियल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं 300 मेगापास्कल का, मतलब सिग्मा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 300 मेगापास्कल, टेंसाइल स्ट्रेस आपको दिया हुआ है। देन व्हाट इज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। इलास्टिक मॉडुलस का मतलब है यंग्स मॉडुलस, तो आपको यहां पर E का वैल्यू पूछा जा रहा है इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज 0.3। यही आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक बार है, ओके, एक बार बना लीजिए, ये आपका बार है, और यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस जो लग रहा है उसका वैल्यू 300 मेगापास्कल दिया हुआ है। जैसा कि आपने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा, स्ट्रेस क्या होता है, तो जब भी किसी बॉडी पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप यहाँ फिगर में बार में देख रहे हैं, यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ है तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, मतलब इस डिफॉर्मेशन को बॉडी रोकना चाहेगा, जिसके कारण उसके अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। तो उसी रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर जितना होगा उसे ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। यानी स्ट्रेस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी एट ए पॉइंट। ओके, तो वही है आपका स्ट्रेस। तो इस बार पर टेंसाइल लोड लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस होगा और उसका मैग्नीट्यूड 300 मेगापास्कल होगा, और ये लोड एक्सियल डायरेक्शन में है, एक्सियल डायरेक्शन में। और मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में लोड होगा उसी डायरेक्शन में हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलता है, लेकिन लैटरल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए एक्स डायरेक्शन में माय डियर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल रहा है,
तो y डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, y और z डायरेक्शन में हमें लैटरल स्ट्रेन मिलेगा। y डायरेक्शन में लैटरल, x डायरेक्शन में यहां पर क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल, और z डायरेक्शन में भी हमें लैटरल स्ट्रेन मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था। ओके, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि यंग्स मॉडुलस कितना होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू भी आपको दिया होगा। तो अब आप देखिए, आप यहां पर क्या सोचेंगे कि हमें इलास्टिक मॉडुलस निकालना है और एक्सियल डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस है ये हमें दिया हुआ है 300। एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रेस हमें दिया हुआ है। तो जब एक्सियल डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस दिया हुआ है तो हमें अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ लैटरल स्ट्रेन। हमें लैटरल स्ट्रेन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से आप सिंपली बोल सकते हैं कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा, इसे आप सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय म्यू। लैटरल स्ट्रेन हमें दिया हुआ है कितना है, 60 इंटू 10 टू द पावर -5, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3। इतना हमें लैटरल स्ट्रेन, सॉरी इतना हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई मत कीजिए, लास्ट में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये वैल्यू आपका आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका एक्सियल डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन में ही हमें स्ट्रेस मालूम है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आसानी से बोल सकते हैं, दैट मीन्स हुक्स लॉ लगा सकते हैं। वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, जब आप हुक्स लॉ लगाते हैं तो वहां पर जब सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन लिखते हैं तो वहां पर स्ट्रेन आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब यहीं से देखिए, अब आप यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड देखिए कितना दिया हुआ है, 300 मेगा पास्कल, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने यहां पर निकाला है, तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, 60 इंटू 10 टू द पावर -5, एंड 0.3 ऊपर चला गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए 65 टाइम्स में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ओके 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना क्या होगा, मेगा पास्कल। बिल्कुल, इतना क्या हो जाएगा, मेगा पास्कल। ओके, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, इतना मेगा पास्कल हो गया। 1.5 इंटू 100 को आप क्या लिखेंगे, 150, 150 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल, और इसे आप 150 गीगा पास्कल आसानी से कह सकते हैं। सो देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल आपका कितना आ गया माय डियर फ्रेंड, 150 गीगा पास्कल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, the modulus of rigidity of an elastic material is found to be 38.5% of the value of its Young's modulus। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम क्या कहते हैं,
इसे आप शियर मॉडुलस भी कह सकते हैं और इसे हम जी से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये 38.5% है, 38.5% है किसका, ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो इसे आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू इतना परसेंट है, तो दैट मीन्स 0.385 यंग्स मॉडुलस, यही आप लिखेंगे, इसको आप इस तरह लिखेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज नियरली, आपसे डायरेक्ट पॉइजन्स रेशियो पूछ दिया गया है। ओके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए, ठीक है, आपको मैंने 4 इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताया था, तो उस चारों इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में या उसके बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए माय डियर फ्रेंड आपको 3 फॉर्मूलाज है उसको याद रखना होगा। 4 इलास्टिक कांस्टेंट हैं और चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको याद रखना होगा। फर्स्ट रिलेशन E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, 2g1 प्लस म्यू, ये फर्स्ट रिलेशन है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू 1 प्लस म्यू, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू। के यहां पर क्या है, तो के है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। इसके बारे में भी मैं आपको किसी क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड देखिए, E इज इक्वल टू 9 kg डिवाइड बाय 3k प्लस जी। तो ये 3 फॉर्मूला है, इस तीनों फॉर्मूलाज को आपको याद रखना होगा। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इसी तीनों इक्वेशन का यूज होने वाला है, तो आपको फाइंड करना है कि किस इक्वेशन का यूज होगा। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में जी और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, जी और यंग्स मॉडुलस के बीच का रिलेशन दिया हुआ है और हमें म्यू निकालना है। तो आपको बस इस फॉर्मूला में ये फाइंड करना है कि किस फॉर्मूला में यंग्स मॉडुलस, जी और म्यू का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट फॉर्मूला में ये टर्म हमें दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो E इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, डायरेक्ट आप इसका यूज कर लीजिए। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2g। सो E डिवाइड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना है देखिए 0.385 इंटू यंग्स मॉडुलस। तो हमने जी का वैल्यू पुट कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस यहां से कैंसल आउट हो गया। तो देखिए कितना बचेगा 1 बाय 0.770। ठीक है, सो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 बाय 0.77। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 बाय 77। सो बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। सो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 100 बाय 77। ठीक है, 1 बाय 0.77 आ गया, तो 100 बाय 77 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ओके, तो यहां से म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी इसको आप ऐसे, ये ऐसे होगा ना, म्यू इज इक्वल टू ये 1 इस तरफ आ जाएगा, इतना माइनस 1। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 100 माइनस 77 डिवाइड बाय 77, दैट मीन्स ये आपका आ गया 23 बाय 77। सो म्यू इज इक्वल टू 23 बाय 77, ये आप निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 0.298, 0.298, या आप इसे अप्रॉक्स 0.3 बोल सकते हैं। तो देखिए पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल आपका कितना आ गया, 0.30 आ गया।
और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पॉइजंस रेशियो पूछा जा रहा था, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए स्टील मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज एंड लाइकली टू एक्सपेंड फ्रीली इट विल डेवलप। कह रहा है कि एक स्टील मेंबर है। ओके, आइए देख लीजिए। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि ये स्टील मेंबर है, दिस इज योर स्टील मेंबर, और इसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, इसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। तो जब इस स्टील मेंबर का आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, ये एक्सपैंड होगा। कोई मटेरियल कम एक्सपेंड होगा, कोई ज्यादा एक्सपेंड होगा, वो डिपेंड करेगा अल्फा के वैल्यू पे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो उस अल्फा के वैल्यू के आधार पर कोई मटेरियल कम एक्सपेंड करेगा, कोई ज्यादा एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है? जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और जिस मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू कम होगा वो कम एक्सपेंड करेगा। ओके, अब यहां पर देखिए, तो आपसे बोला जा रहा है कि ये मटेरियल एक्सपेंड करेगा। ओके, तो फिर वहां पर कौन सा स्ट्रेस लगेगा, और आपको ये भी बोल दिया है कि ये फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, मतलब इसको किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ये फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है। रेस्ट्रिक्ट मतलब कहीं पर भी ये फिक्स नहीं है, ये फ्रीली रखा हुआ है और उस पर टेम्परेचर राइज हो रहा है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा। तो जब फ्री एक्सपेंड कर रहा है माय डियर, ये फ्री एक्सपेंड करेगा। ओके, इसका तीनों डायमेंशन जो है वो क्या होगा, फ्रीली एक्सपेंड करेगा माय डियर। तो इसको, इस एक्सपेंशन को कोई रोक तो नहीं रहा है। मैंने क्या बताया, मैंने स्ट्रेस के बारे में आपको क्या बताया था, स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। लोड के कारण बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट में बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है। तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां तो डिफॉर्मेशन फ्रीली हो रहा है। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन फ्रीली हो रहा है और इसको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया गया है। तो जब डिफॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर यहां पर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हो पाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स माय डियर फ्रेंड डेवलप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ये फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है। तो याद रखेंगे, जब भी कोई बॉडी फ्रीली एक्सपेंड कर रहा हो, फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो, तो वहां पर स्ट्रेस जीरो इंड्यूस होता है। कम से कम उसे पार्शियली या कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसी मटेरियल को यदि आप यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिए रहते, यहां पर आपने इसको अगर फिक्स कर दिया होता, तब देखिए अब यहां पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा तो फिर स्ट्रेस इंड्यूस भी होगा। ओके, तो जब फ्री एक्सपेंशन होगा तो उस टाइम स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी जीरो, स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी जीरो, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब इस चीज को अगर और अच्छे से समझना है तो आइए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए कि यहाँ पर लोड लग रहा है P, यहाँ पर भी लोड लग रहा है P। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबू यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, और आपको ये भी बोल दिया है कि ये फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। तो जब फ्रीली एक्सपेंड होगा माय डियर, तो देखिए इसको आप दो भाग में काट दीजिए, दो भाग में एकदम ध्यान से देखेंगे। जब P, अब इस पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जब इस पार्ट को कंसीडर करेंगे तो P लोड देखिए इस तरफ लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट में बॉडी के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, जिसे हम लोग F1 बोलते हैं, या सिंपली आप F बोल देंगे। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आप सेकेंड पार्ट को कंसीडर कीजिए। अब देखिए P इस तरफ लग रहा है, तो इसको रोकने के लिए, इसके कारण जो डिफॉर्मेशन होगा उसको रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा।
अपोजिट साइड। तो अब आप क्या देख रहे हैं, तो देख लीजिए बॉडी के अंदर माय डियर फ्रेंड दो इक्वल एंड अपोजिट रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इसका नेट रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टिंग फोर्स माय डियर फ्रेंड, नेट रेजिस्टिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। और जब रेजिस्टिंग फोर्स ही जीरो हो चुका है तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी जीरो। इसीलिए अब इस बॉडी पर, यदि आप इस बॉडी को यहां पर फिक्स कर दिए रहते, अब देखिए क्या होगा, और फिर यहां पर आप पी लोड लगा रहे हैं तो यहां पर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। क्यों नहीं होगा, देख लीजिए पी इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों तो, यहां भी दो लोड हमें मिल रहा है तो यहां पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नहीं माय डियर, ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक टाइप का रेजिस्टिंग फोर्स ही तो है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एक रेजिस्टिंग फोर्स ही तो है। तो यहां पर जीरो कहां हो रहा है, यहां पर तो जीरो नहीं हो रहा। इस पी के अगेंस्ट में, इस पी के अगेंस्ट में, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर इस पी के अगेंस्ट भी तो होगा, नहीं, ये तो खुद रेजिस्टिंग फोर्स है तो इसके अगेंस्ट में रेजिस्टिंग फोर्स कहां से होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए ये एफ आपका कैंसल आउट नहीं हो रहा है, मतलब आपका रेजिस्टिंग फोर्स जीरो नहीं है, सो स्ट्रेस भी जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो याद रखेंगे जब भी कोई बॉडी फ्री एक्सपैंड कर रहा हो, फ्रीली एक्सपैंड कर रहा हो तो वहां पर स्ट्रेस जीरो होता है, और यदि वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है चाहे पार्शियली या कंप्लीटली तो फिर वहां पर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा माय डियर, नो स्ट्रेस। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। ए कॉपर रॉड विथ इनिशियल लेंथ एल नॉट इज पुल्ड बाय ए फोर्स। एक कॉपर रॉड है जिसका इनिशियल लेंथ एल नॉट है। आइए लिख लेते हैं इनिशियल लेंथ एल नॉट। द इंस्टेंटेनियस लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन बाय, देखिए ये आपका इंस्टेंटेनियस लेंथ है। ओके, इंस्टेंटेनियस लेंथ, ये हमें L इज इक्वल टू दिया हुआ है L नॉट इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर 4t, ये हमें दिया हुआ है। where t रिप्रेजेंट्स टाइम, t क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन ट्रू स्ट्रेन रेट एट t इज इक्वल टू 0 इज, तो आपसे पूछा जा रहा है ट्रू स्ट्रेन रेट, ट्रू स्ट्रेन का रेट पूछा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर रेट पूछा जा रहा है। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कितना होगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, आपसे ट्रू स्ट्रेन रेट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रू स्ट्रेन होता क्या है। तो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रू स्ट्रेन को आप एप्सिलॉन टी करके डिनोट करेंगे, तो ये होता है माय डियर फ्रेंड चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ, इंस्टेंटेनियस लेंथ। जब आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालते हैं, आप ऐसे ही फॉर्मली जब स्ट्रेन बोलते हैं तो उस स्ट्रेन का मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है। आप पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर सिर्फ स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं तो वो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन को डिनोट करता है। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम कैसे निकालते हैं, तो उस टाइम इंस्टेंटेनियस लेंथ के जगह पर क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। जब हम हमेशा ओरिजिनल लेंथ को ही कंसीडर करेंगे स्ट्रेन कैलकुलेट करने में, तो उस स्ट्रेन को इंजीनियरिंग स्ट्रेन या सिंपली आप स्ट्रेन कहेंगे। लेकिन जब ट्रू स्ट्रेन निकालते हैं तो ट्रू स्ट्रेन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, आपने लोड लगाया और कुछ देर के बाद बीच में ही आप कहीं पर कहीं पर आप स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो उसे हम ट्रू स्ट्रेन कहेंगे। मतलब किसी इंस्टेंट पर, इसका नाम से देखिए क्या है, इंस्टेंटेनियस लेंथ, मतलब किसी इंस्टेंट पर उस बॉडी का लेंथ कितना था। तो इंस्टेंटेनियस लेंथ जब आप कंसीडर करेंगे तो फिर हमें ट्रू स्ट्रेन मिलेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है ट्रू स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ। ओके, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग
यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू स्ट्रैंड इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ है माय डियर फ्रेंड, तो चेंज इन लेंथ को हम dl लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस लेंथ को l लिखेंगे, dl बाय l। ओके, अब देखिए, लेकिन हमें ट्रू स्ट्रैंड रेट पूछा जा रहा है, ट्रू स्ट्रैंड रेट, हमें ट्रू स्ट्रैंड नहीं पूछ रहा है, हमें ट्रू स्ट्रैंड रेट पूछ रहा है। तो इसे आप एप्सिलॉन टी डॉट से डिनोट करेंगे, रेट है ना जी। तो किसी टर्म में अगर रेट लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि टाइम से डिवाइड किया गया है। तो आप यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dl बाई डी टी इंटू 1/l लिख सकते हैं, टाइम से डिवाइड कर दिए हैं। देखिए ट्रू स्ट्रैंड में हमने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमें ट्रू स्ट्रैंड रेट मालूम चल गया, तो dl बाई डी टी कर दिए हम, dl बाई डी टी इंटू क्या हो गया 1/l। तो यही वैल्यू हमें निकालना है, dl बाई डी टी इंटू 1/l हमें निकालना होगा। ओके चलिए ध्यान से देखेंगे आप। सो ट्रू स्ट्रैंड रेट इज इक्वल टू dl बाई डी टी है, तो d बाई डी टी और L का देखिए वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है L नॉट 1 प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर 4t इंटू 1/l, 1/l नॉट 1 प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर 4t। इसी तरह आप लिखेंगे जी। अब आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ट्रू स्ट्रैंड रेट इज इक्वल टू, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देख लीजिए। ये आपको मिल जाएगा एल नॉट बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू ई टू द पावर 4t का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको मिल जाएगा 8 ई टू द पावर 4t इंटू 1 डिवाइड बाय एल नॉट 1 प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर 4t। तो ये आपको ट्रू स्ट्रैंड मिल गया है। लेकिन हमें देखिए क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि ट्रू स्ट्रैंड रेट एट t इज इक्वल टू 0 पर बताइए, t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा। ओके, सो ट्रू स्ट्रैंड रेट एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो आप t के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। सो एल नॉट इंटू 8 ई टू द पावर 4 इंटू टी 0 हो जाएगा, इंटू 1 डिवाइड बाय एल नॉट 1 प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर 0। आपको t के जगह पर 0 पुट करना है। एल नॉट कैंसल आउट हो गया, 8 इंटू ई टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 ई टू द पावर 0 1, सो 8/3। सो ट्रू स्ट्रैंड एट t इज इक्वल टू 0 आपका वैल्यू कितना आ चुका है माय डियर, 8/3 आ चुका है। यही आपसे पूछा जा रहा था। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ट्रू स्ट्रैंड क्या होता है, तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी इंस्टेंट पर जो बॉडी में स्ट्रैंड प्रोड्यूस हुआ होगा उस स्ट्रैंड को हम ट्रू स्ट्रैंड कहते हैं। और उसे निकालते कैसे हैं, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए सॉलिड क्यूब फेसेज सिमिलर इक्वल नॉर्मल फोर्स ऑन ऑल द फेसेस। एक सॉलिड क्यूब है। ओके आइए देखिए, एक क्यूब आप फॉर्म कर लीजिए, आप एक क्यूब फॉर्म कर लीजिए। सबसे पहले ये मान लीजिए आपका क्यूब है। ओके चलिए, कह रहा है कि इस सॉलिड क्यूब पर सिमिलर इक्वल नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऑन ऑल द फेसेस, इसके हर एक फेस पर नॉर्मल फोर्स इक्वल है। ओके, मतलब यहां पर भी आपका सिग्मा एक्स, और यहां पर देखिए इस फेस पर सिग्मा वाई काम कर रहा है, और इस फेस पर माय डियर फ्रेंड आपका सिग्मा जेड काम कर रहा है। और क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि तीनों फेस पर नॉर्मल फोर्स सेम है।
जब नॉर्मल फोर्स सेम होगा तो स्ट्रेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये तीनों आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियरली बोल दिया गया है कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये तीनों बराबर है, और इसे आपने सिंपली सिग्मा कह दिया। ओके, चलिए अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन ऑन एनी ऑफ द थ्री एक्सेस। आपसे बोला जा रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और किसी भी इनमें से किसी भी एक एक्सिस का जो लीनियर स्ट्रेन होगा, किसी भी एक एक्सिस पर जो लीनियर स्ट्रेन होगा उसका रेशियो क्या होगा। मतलब यहां पर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय ऑन एनी ऑफ द थ्री एक्सिस, इन तीनों एक्सिस में से किसी भी एक एक्सिस पर जो लीनियर स्ट्रेन होगा। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर जो लीनियर स्ट्रेन होगा उसे आप एप्सिलॉन एक्स कह देंगे, या अगर आप y लेना चाहते हैं तो y डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेन होगा वो, या z डायरेक्शन में। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो आपका केस है, ये कौन सा केस है, तो दिस इज द केस ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग। दिस इज द केस ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग। तो जब ट्राई एक्सियल लोडिंग होगा माय डियर फ्रेंड, तीनों एक्सिस पर अगर लोड अप्लाई होता है तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यही फॉर्मूला होता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों सेम है, सिग्मा के बराबर है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 सिग्मा, 3 इंटू सिग्मा। ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा, और इस यंग्स मॉडुलस को आप यहां पर लिख देंगे इंटू 1 माइनस 2 म्यू, और इसे आप सिंपली क्या लिखेंगे, 3 इंटू नॉर्मल स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, 1 माइनस 2 म्यू। इतना आ गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो हमें मिल गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें मालूम चल गया। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहीं से आप देखिए, अब कह रहा है किसी भी एक एक्सिस पर जो लीनियर स्ट्रेन होगा। ओके, दैट मींस हमें अगर एक्स डायरेक्शन में अगर यूनी एक्सियल लोडिंग हो रहा होगा तो एप्सिलॉन एक्स को आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड था। कब था ऐसा, तो जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम निकाल रहे थे, तीनों डायरेक्शन को हम कंसीडर कर रहे थे, बट यहां पर हमें सिर्फ एक एक्सिस को कंसीडर करना है, तो स्ट्रेस भी एक ही होगा हमारा, सिग्मा एक्स। ओके, सो 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई इंटू सिग्मा एक्स को आप सिग्मा बोल देंगे। अब यहां से देखिए, सो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई इंटू 1 माइनस 2। सिग्मा बाई ई को हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन 1 माइनस 2। देखिए माय डियर फ्रेंड, आपको एप्सिलॉन एक्स मालूम चल गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आपको मालूम है, तो अब आपसे इस दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू। तो ये आपका कैंसल आउट हो गया, और ये रेशियो आपका कितना आ गया, तो ये रेशियो आपका 3 आ गया।
और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और फॉर्मूलाज को ध्यान में रखेंगे। इस फॉर्मूला को जब भी ट्राइक्सियल लोडिंग होगा तो बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। ओके, देखिए, इस प्रूफ स्ट्रेस का यूज हम लोग उस मटेरियल के लिए करते हैं, उस मटेरियल के लिए करते हैं जो इल्ड पॉइंट शो नहीं करता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो इल्ड पॉइंट शो नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये दोनों जो है इल्ड पॉइंट शो नहीं करता है। ठीक है, तो उन टाइप के मटेरियल्स के लिए जो इल्ड पॉइंट शो नहीं करता है उसके लिए प्रूफ स्ट्रेस का यूज किया जाता है। यानी प्रूफ स्ट्रेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इल्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल्स विच आर नॉट शोइंग द इल्ड पॉइंट। जो मटेरियल्स इल्ड पॉइंट शो नहीं करता है उसका इल्ड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग प्रूफ स्ट्रेस का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, कैसे हमें मिलता है, आइए ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे माय डियर। आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पहले देख लीजिए। दिस इज स्ट्रेन, ये आपका स्ट्रेस। अब देखिए, ये सभी मटेरियल्स के लिए क्या होता है, ये यहां पर आके फ्रैक्चर हो जाता है, यहां पर फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया माय डियर। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट, यहां पर मान लीजिए इलास्टिक लिमिट होगा और फिर उसके तुरंत बाद जाके यहां पर फ्रैक्चर हो जाता है। दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहां पर आपको इल्ड पॉइंट शो नहीं हो रहा होगा, इल्ड पॉइंट हमें यहां पर नहीं दिखता है। और चूंकि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, दैट मीन्स ये लाइन आपका क्या होगा, लीनियर होगा। ये लाइन कैसा होगा जी, दिस लाइन इज लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन आपका स्ट्रेट लाइन है, आप लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर वेरिएशन यहां पर हो रहा है। तो हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो प्रूफ स्ट्रेस के लिए क्या बोला गया, ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपका इनिशियल स्ट्रेस लाइन है, इनिशियल जो स्ट्रेस लाइन है प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले, इस लाइन से पैरेलल, इसी लाइन से पैरेलल हम लोग एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। उसी लाइन के पैरेलल हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन यहां पर जिस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वही हमारा प्रूफ स्ट्रेस होगा। दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड एज प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस। और ये जो आप लाइन ड्रॉ किए हैं, ये लाइन क्या होगा, दिस लाइन इज पैरेलल टू इनिशियल स्ट्रेस लाइन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, ये तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट आपने यहां से जो स्टार्ट किया है, ये पॉइंट हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए बोला गया है, इसके लिए बोला गया है, ये तो स्ट्रेन है ना जी, ये तो स्ट्रेन है, दिस वैल्यू इज स्ट्रेन। तो ये कितना स्ट्रेन होगा, कितना स्ट्रेन पे हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका वैल्यू होता है 0.2%, या आप सिंपली 1%, 0.1% भी बोल सकते हैं। 0.2% ऑफ टोटल परमानेंट स्ट्रेन, टोटल परमानेंट स्ट्रेन। तो ये 0.2% होता है, या आप सिंपली इसको 0.1% भी कह सकते हैं, 0.1% भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रूफ स्ट्रेस। ओके, 0.2% ऑफ टोटल परमानेंट स्ट्रेन
जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पर कट कर लेंगे, जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल? तो प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को हम लोग प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर यहाँ पर आपको इल्ड पॉइंट भी मिल जाएगा, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वही पॉइंट हमारा क्या है? इल्ड पॉइंट। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा। प्रूफ स्ट्रेस कॉज ए स्पेसिफाइड परमानेंट डिफॉर्मेशन इन ए मटेरियल यूजुअली 0.1% और लेस। तो 0.1% भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ग्लास रॉड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड एग्जिबिट। कह रहा है कि जब ग्लास रॉड का हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ग्लास रॉड का जब हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस टाइप का होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहली बात माय डियर फ्रेंड, ग्लास रॉड क्या है? तो ग्लास रॉड एक तरह का ब्रिटल मटेरियल है। ग्लास रॉड ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल के केस में आपने पढ़ा है कि ब्रिटल मटेरियल टेंसाइल टेस्ट में तुरंत फेल हो जाता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल टेंसाइल टेस्ट में तुरंत फेल कर जाएगा, वो टेंशन में बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है। कंप्रेशन में थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा लेकिन टेंसाइल में बहुत ही वीकर होता है। तो देखिए जब ग्लास रॉड का आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा तो ये आपका तुरंत यहां पर आके ब्रेक हो जाता है, तुरंत ब्रेक कर जाएगा क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है। और यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ए सडन ब्रेक, तुरंत एक एकाएक ब्रेक हो जाता है ग्लास रॉड में टेंसाइल टेस्ट के दौरान। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। इलोंगेशन ऑफ ए बार of uniform cross section area of A and length L due to self weight is given as। कह रहा है कि एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है और उसका लेंथ भी दिया हुआ है L, तो उस बार में सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बार है, ये मान लीजिए कोई बार है। ओके, इस बार का एरिया, एरिया आपका ए दिया हुआ है, इसका लेंथ एल है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके सेल्फ वेट के कारण, यहां पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, यहां पर सेल्फ वेट, बॉडी का जो अपना सेल्फ वेट होगा ना, उसके कारण यहां पर कितना इलोंगेशन होगा। तो देखिए यहां पर, अगर आप यहां पर 3 सेक्शन ले लेते हैं, ये आपका फर्स्ट सेक्शन मान लीजिए 1-1, यहां पर एक और सेक्शन ले लीजिए सेक्शन XX, और ये सेक्शन आपका हो गया सेक्शन 2-2। तो सेल्फ वेट, ठीक है, यहां पर देखिए इन तीनों पॉइंट पर आपका सेल्फ वेट काम करेगा। तो इस पॉइंट पर सेल्फ वेट जो होगा माय डियर फ्रेंड, वो तो 0 होगा, क्योंकि 1.1 सेक्शन के नीचे तो कोई बार है ही नहीं, बार का कुछ पोर्शन तो है ही नहीं, तो उसका वेट क्या होगा? 0। XX सेक्शन पर जो सेल्फ वेट होगा PXX, ये तो 0 नहीं होगा, क्योंकि XX सेक्शन के नीचे देखिए आपका इतना बार है, तो इस बार का जो वेट होगा वो आपका XX सेक्शन पर एक्ट करेगा। उसी तरह 2-2 सेक्शन पर जो सेल्फ वेट होगा P22, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इस 2-2 सेक्शन के नीचे देखिए पूरा बार है, तो इस पूरे बार का जो वेट होगा वो 2-2 सेक्शन पर ही एक्ट करेगा। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए
बार मटेरियल का डेंसिटी हमें रो दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें ई दिया हुआ है। तो सेल्फ वेट जो होगा, जैसे P22 आप निकालना चाहते हैं, P22, तो इसे हम लोग बोलते हैं टोटल सेल्फ वेट। टोटल सेल्फ वेट क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि 22 सेक्शन पर बॉडी का टोटल वेट काम कर रहा है, बॉडी का पूरा वेट वहां पर काम कर रहा है, ठीक है। तो P22 क्या हो जाएगा? टोटल सेल्फ वेट। इसे आप P से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये आप निकालेंगे कैसे? तो बॉडी का जो वेट डेंसिटी होता है गामा, उसमें हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया इंटू लेंथ। 22 सेक्शन पर देखिए लेंथ कितना है, गामा क्या है माय डियर? गामा इज द वेट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, वेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल। एंड गामा को आप डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंटू जी भी लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में रो के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैंने आपको रो के टर्म्स में यहां पर लिख दिया है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल में यदि आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेट डेंसिटी मिल जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा माय डियर? वेट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, चलिए। तो 22 सेक्शन पर तो टोटल सेल्फ वेट होगा। अब अगर एक्स एक्स सेक्शन पर बात किया जाए, तो एक्स एक्स सेक्शन पर यहां पर कितना वेट कंसीडर होगा? तो यहां पर सिर्फ इस पोर्शन का वेट कंसीडर होगा। ये वेट कहां पर लग रहा है? एक्स एक्स सेक्शन पर। कैसे निकालेंगे? तो वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। इस सेक्शन का एरिया कितना है? एरिया तो ए ही है, लेकिन इस सेक्शन का लेंथ कितना है? तो लेंथ मान लीजिए कि यहां से यहां तक, ये लेंथ मान लेते हैं एक्स, एक्स लेंथ, क्योंकि आपने सेक्शन एक्स एक्स लिया है तो लेंथ भी एक्स है। तो गामा ए इंटू एक्स, ये हो गया एक्स सेक्शन पर एक्स सेक्शन पर सेल्फ वेट। लेकिन 1 सेक्शन पर सेल्फ वेट तो जीरो है, क्योंकि उसके नीचे मटेरियल है ही नहीं। तो इस तरह हम लोग यहां पर लोड देखते हैं। तो फिर यहां पर लोडिंग डायग्राम भी यदि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि लोडिंग डायग्राम यहां पर लीनियर वेरी करेगा, लीनियर वेरिएशन होगा लोडिंग डायग्राम का। तो खैर उतना हमें डीप में नहीं जाना है। अब यहां पर देखिए आपसे इलोंगेशन पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड। तो इलोंगेशन दैट मींस डेल्टा, डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट, डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इसका फॉर्मूला होता है PL/2AE, PL/2AE। या आप इसे गामा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, गामा L स्क्वायर बाय 2E, यही फॉर्मूला होता है। अगर कोई प्रिज्मेटिक, और हाँ ये सिर्फ प्रिज्मेटिक बार के लिए है, ओनली फॉर प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या है? ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, दैट मींस जिसका एरिया, जिसके क्रॉस सेक्शन का एरिया पूरा सेम हो, ठीक है, पूरे बार के लिए सेम हो, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन चेंज ना कर रहा हो, तो उसे हम लोग प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। तो ये फॉर्मूला सिर्फ प्रिज्मेटिक बार के लिए वैलिड है। ओके, तो अब यहां से देखिए, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में डेंसिटी के टर्म्स में पूछ रहा है, तो आप लिख लीजिए डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट, गामा एल स्क्वायर है, तो गामा का वैल्यू मैंने बताया था रो इंटू जी होता है, तो आप पुट कर दीजिए, तो रो जी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E हो जाएगा, रो जी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2E। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रो जी एल स्क्वायर बाई 2E। तो इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे आप, मैं बता दे रहा हूं आपको। तो ये तो सेल्फ वेट का केस हम देख रहे थे। अगर हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, मान लीजिए कोई बार है, एक दूसरा बार आप ले लीजिए,
सेम एरिया का, जितना एरिया आपने इस बार के लिए लिया है उतना ही एरिया आप दूसरा बार ले लीजिए, लेंथ भी सेम ले लीजिए। फर्स्ट केस में आप सेल्फ वेट देख रहे थे, अब दूसरे केस में हम सेल्फ वेट नहीं देखेंगे, लेकिन जितना सेल्फ वेट यहां पर काम कर रहा था उतना ही सेल्फ वेट, उतने ही मैग्नीट्यूड का यदि हम यहां पर एक्सटर्नल लोड लगा दें तो यहां पर कितना डिफॉर्मेशन होगा माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर तो आप जानते हैं डिफॉर्मेशन क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाय ए। तो अब आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। अगर दो बार है, एक बार में सेल्फ वेट काम कर रहा है P मैग्नीट्यूड का, दूसरे बार में उतने ही मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल लोड काम कर रहा है, और दोनों ही बार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ यदि सेम है, तो सेल्फ वेट के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा वो एक्सटर्नल लोड के डिफॉर्मेशन का हाफ होगा। ये हाफ दिख रहा है आपको, PL/2AE है, तो हाफ हो गया ना। तो इस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा इसका हाफ हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। ए 200 इंटू 100 इंटू 50 mm स्टील ब्लॉक, एक स्टील ब्लॉक है जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 15 मेगापास्कल। कह रहा है कि एक स्टील ब्लॉक है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है और उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट कर रहा है 15 मेगापास्कल का, 15 मेगापास्कल। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे, ओके। द यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो आर 200 and 0.3, देन व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो बताइए ब्लॉक का कितना वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले आप यहां पर ब्लॉक बना लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है। पहले आप यहां पर ब्लॉक बना लीजिए। ओके, देखिए यही है आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक, स्टील ब्लॉक। इसका लेंथ 200 mm, इसका विड्थ देखिए 100 mm दिया हुआ है, और इसका थिकनेस हमें दिया हुआ है 50 mm। अब क्या कह रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस ब्लॉक पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। माय डियर फ्रेंड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का देखिए क्या मतलब होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर पढ़ा होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि लिक्विड आपका रेस्ट में है, तो जब लिक्विड रेस्ट में रहता है तो वो किसी भी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर लगाता है, इक्वल सभी डायरेक्शन से, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, और फिर जेड डायरेक्शन में भी जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका बराबर होगा। मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के केस में आपका सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये तीनों बराबर होता है, इसे आप सिग्मा बोल दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दिया है, ठीक है, तो प्रेशर तो कंप्रेसिव नेचर का होता है, तो कंप्रेसिव नेचर का आप शो करेंगे। एक और चीज, जब हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको बोला जाए, किसी भी क्वेश्चन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यदि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोला जा रहा है तो वहां पर समझ जाना है कि स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड, तीनों स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और उसका नेचर भी सेम होगा, सेम नेचर। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर उसका नेचर कुछ भी हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम उसे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कह सकते हैं, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब होता है
कि स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड तीनों डायरेक्शन में सेम होगा और उस स्ट्रेस जो तीनों डायरेक्शन में लग रहा है उसका नेचर भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक टेंसाइल है तो तीनों टेंसाइल होना पड़ेगा, और अगर एक कंप्रेसिव है तो तीनों कंप्रेसिव होना पड़ेगा, तब उसे आप हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहेंगे। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए बराबर है और दो डायरेक्शन में कंप्रेसिव लग रहा है, एक डायरेक्शन में टेंसाइल लग रहा है, तो इसे हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस नहीं कहेंगे। और जब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगेगा तभी आपका बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट करेगा, तभी हमारा बल्क मॉडुलस एग्जिस्ट करता है, नहीं तो बल्क मॉडुलस आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे आपको याद रखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए, यहां पर हमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 मेगा पास्कल। और इस स्टील ब्लॉक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा माय डियर? तो हमें लेंथ दिया हुआ है 200 mm, 100 mm इंटू 50 mm, तो ये वॉल्यूम mm³ हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, 5 2 10, 10 पर कितना जीरो आ जाएगा? 2 4 5, यानी 10 टू द पावर 6 डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना mm³ वॉल्यूम ऑफ द स्टील ब्लॉक हमें निकल गया। अब देखिए यंग्स मॉडुलस भी हमें दिया हुआ है, कितना? 200 GPa। इसे आप मेगा पास्कल में चेंज कर दीजिए, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल। एंड पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू 0.3, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब हमें डेल्टा भी पूछा जा रहा है। तो डेल्टा भी हम कैसे निकालेंगे? सोचिए, उसके लिए हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। और ये कौन सा केस है? ये है ट्राई एक्सियल लोडिंग का केस। और ट्राई एक्सियल लोडिंग के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तीनों ही स्ट्रेस बराबर है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप डेल्टा भी बाय भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई, और तीनों स्ट्रेस बराबर है तो क्या हो जाएगा? 3 सिग्मा। सो डेल्टा भी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.3। यंग्स मॉडुलस कितना है? 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3। सिग्मा का वैल्यू कितना है? 15, और भी कितना है? 10 टू द पावर 6। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू 0.3, 1 माइनस 0.6, 0.4 हो गया। 0.4 इंटू 45 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 200 इंटू 10 टू द पावर 3। ये यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ पर आएगा। नीचे में देखिए 3 जीरो 3 जीरो, 6 जीरो हो गया, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। एंड 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, दैट मीन्स 90 mm³। mm³ में ही होगा। क्यों होगा mm³ में? क्योंकि वॉल्यूम आपने mm³ में पुट किया है। ठीक है, mm³ में पुट किया है। और यहां से भी देख लीजिए, ऊपर में सिग्मा है मेगा पास्कल में, नीचे आपने यंग्स मॉडुलस को भी मेगा पास्कल में चेंज कर दिया है, तो मेगा पास्कल कैंसल आउट हो जाएगा। पॉइजन्स रेशियो का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो ये जो वॉल्यूम आपका इस तरफ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। सो 90 mm³। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील रेंजेस फ्रॉम। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मटेरियल्स का नाम दिया रहेगा और फिर उसका पॉइजन्स रेशियो पूछा जाएगा। ठीक है, तो
ये आपको याद रखना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के लिए आपको पॉइजंस रेशियो का वैल्यू बता दे रहा हूं और आप उसे याद रखेंगे। ओके, तो देखिए मटेरियल पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो, सबसे पहले कॉर्क के बारे में बात करते हैं। तो कॉर्क का पॉइजंस रेशियो 0 होता है। फिर देखिए कंक्रीट, कंक्रीट का पॉइजंस रेशियो 0.1 टू 0.2 होता है। फिर देखिए मेटल्स, किसी मेटल्स के बारे में बात किया जाए तो ये होता है 1/4 से 1/3। अगर एल्यूमिनियम के बारे में बात किया जाए तो एल्यूमिनियम का पॉइजंस रेशियो 0.33। अगर स्टील का पॉइजंस रेशियो पूछा जाए तो ये होता है 0.27 से 0.3 के बीच में। और अगर कास्ट आयरन के बारे में बात किया जाए तो कास्ट आयरन का पॉइजंस रेशियो 0.2 से 0.25 होता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका, जैसे आपको बोल दिया गया बाबू रबर का क्या होगा, या क्ले, या वैक्स, या पैराफिन, या पैराफिन, या प्लास्टिक मटेरियल, या प्लास्टिक मटेरियल। तो इन सभी के लिए पॉइजंस रेशियो का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और पॉइजंस रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू माय डियर फ्रेंड 0.5 होता है। 0.5 से ज्यादा पॉइजंस रेशियो नहीं हो सकता है किसी भी मटेरियल्स के लिए। और जनरली पॉइजंस रेशियो 0 से बड़ा होता है और 0.5 से कम होता है जनरली। इसका ये मतलब नहीं है कि निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव भी होता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनके लिए पॉइजंस रेशियो निगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल पॉइजंस रेशियो -1 भी होता है, किसके लिए, तो ये होता है फॉर ब्लड टिश्यूज। ब्लड का जो टिश्यू है ना उसका पॉइजंस रेशियो निगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जनरली पॉइजंस रेशियो 0 से बड़ा 0.5 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे स्टील के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्टील का क्या है, अब देख रहे हैं 0.27 से 0.3। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। तो 0.25 से 0.33 जो दिया हुआ है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए स्टील रॉड 10 mm in diameter and 1 meter long, एक स्टील डायमीटर है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 10 mm, ओके, एंड लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। आइए देख लीजिए। ये आपका स्टील रॉड है, इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 10 mm और इसका लेंथ है 1 मीटर। इज हीटेड फ्रॉम, इसको हीट किया जा रहा है 20 से 120, मतलब इसका टेम्परेचर राइज किया जा रहा है। इसको टेम्परेचर राइज किया जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर क्रिएट किया गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो ये एक्सपेंड करेगा, ठीक। यंग्स मॉडुलस भी आपको दिया हुआ है 200 जीपीए एंड अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये आपको दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। इफ द रॉड इज नॉट फ्री टू एक्सपैंड, कह रहा है कि ये रॉड फ्रीली एक्सपेंड नहीं हो रहा, मतलब इसको कहीं पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है, किसी पॉइंट पर इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसीलिए ये फ्रीली एक्सपैंड नहीं हो रहा है। तो वहां पर थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्रीली एक्सपैंड नहीं हो रहा होगा तो वहां पर थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होता है। और थर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं माय डियर, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। अब यहां पर जो प्लस माइनस है वो आप समझिए, प्लस हम लोग तब लेंगे जब टेंसाइल होगा, जब हमारा टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस होगा,
और टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस के केस में हम कब समझेंगे कि टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस होगा? ठीक है, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा माय डियर फ्रेंड, तो वहां पर टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस होगा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मतलब जब टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर घट रहा है मतलब बॉडी क्या होगा? बॉडी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। बॉडी का इनिशियल लेंथ ये था, इनिशियल लेंथ बॉडी का ये है ना माय डियर। और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो बॉडी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए बॉडी ये हो गया, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन ऐसा तो है नहीं, बॉडी का तो ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये क्या चाहेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जो इसका रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में इलोंगेट करना चाहेगा और अपना ओरिजिनल लेंथ गेन करना चाहेगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस काम करेगा। उसी तरीके से माइनस हम कब लेंगे? जब आपका कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस होगा, जब आपका कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस होगा। और कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस हम कब समझेंगे? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो चूंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस केस में, तो इसका देखिए लेंथ क्या होगा माय डियर? इसका लेंथ बढ़ जाएगा, एक्सपेंड करेगा ना ये, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। जब बार का लेंथ बढ़ रहा है लेकिन उसका एक्चुअल लेंथ कुछ और है, उसका एक्चुअल लेंथ कुछ और है, तो बार क्या चाहेगा? तो बार चाहेगा कि नहीं, हम एक्सपेंड ना करें, हम अपना ओरिजिनल लेंथ पर ही रहें। तो बार इस डायरेक्शन में, एक्सपेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उस टाइम वहां पर टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो इस केस में चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है माय डियर, तो हमारा कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस ही होगा। तो एक चीज तो हम श्योर हो चुके हैं कि हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होगा। तो यहां पर देखिए कंप्रेसिव में दो ऑप्शन है, तो अब हमें वैल्यूज निकालना पड़ेगा। ओके, आइए चलिए वैल्यूज निकालते हैं। मतलब सिग्मा थर्मल इज इक्वल टू, माइनस साइन होगा, माइनस अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा का वैल्यू देखिए 12 इंटू 10⁻⁻6 है। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 20 से इंक्रीज होकर 120 गया है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है। इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है जी? 200 जीपीए। लेकिन क्वेश्चन में हमें मेगा पास्कल में पूछा जा रहा है, तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका मेगा पास्कल में आ गया। आप चेक कर सकते हैं इस अल्फा का यूनिट क्या दिया हुआ है, देखिए 1/डिग्री सेल्सियस। 100 का यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। और ये जो आप लिखे हैं 200 इंटू 10⁻³ ये मेगा पास्कल है। तो देखिए ये कैंसल आउट, तो मेगा पास्कल ही बचाना जी। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहां पर देखिए -12 इंटू ये 2 है आपका, ओके, ये 2 0 4 4 3 7, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻6, इतना मेगा पास्कल। तो ये क्या हो जाएगा? -24 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻6 इंटू, सॉरी ये इंटू 10 हो जाएगा, यानी -240 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये क्या होगा? 240 मेगा पास्कल, जो कि कंप्रेसिव नेचर का होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। 2 टैपरिंग बार्स, 2 टैपरिंग बार है, ओके, ऑफ द मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड P। 2 टैपरिंग बार है, ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए पहला टैपरिंग बार है, ये हमारा फर्स्ट टैपरिंग बार है, बार ए। उसी तरह दूसरा बार भी आप दिखा दीजिए।
क्वेश्चन में हमें 2 टैपरिंग बार दिया हुआ है ना जी। ओके। एंड टू ए टेंसाइल लोड P, इस दोनों टैपरिंग बार पर टेंसाइल लोड P लग रहा है। ओके। द लेंथ ऑफ बोथ द बार्स आर द सेम, दोनों ही बार का लेंथ क्या है, सेम। द लार्जर डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द बार्स इज डी, दोनों बार का जो लार्जर डायमीटर है वो कैपिटल डी है। तो लार्जर डायमीटर तो आपका ये वाला है डी, यानी ये भी डायमीटर क्या होगा, डी। लार्जर डायमीटर हमें दे दिया है। द डायमीटर ऑफ द बार ए एट इट्स स्मॉलर एंड इज डी बाई टू, स्मॉलर बार ए का स्मॉलर एंड का डायमीटर कितना है, डी बाई टू। एंड दैट ऑफ द बार बी का जो स्मॉलर एंड का जो डायमीटर है वो कितना है, डी बाई थ्री, ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ बार ए टू दैट ऑफ द बार बी, तो दोनों बार के इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा, मतलब डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा बी, ये हमसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि दोनों बार के इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आ गया, यही क्वेश्चन है आपका। 2 टैपरिंग बार दिया हुआ है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लोड भी सेम है, ठीक है। अब दोनों बार का जो लार्जर डायमीटर है वो कैपिटल डी है, लेकिन दोनों का स्मॉलर डायमीटर डिफरेंट है। बार ए का डी बाई टू है, बार बी का डी बाई थ्री है, तो दोनों में इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा। ओके। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, जब भी टैपर्ड बार होता है, ध्यान से देखेंगे, फॉर ए टैपर्ड बार, फॉर ए टैपर्ड बार के लिए इलोंगेशन का जो फॉर्मूला होता है माय डियर, डेल्टा टीबी, टीबी का मतलब टैपर्ड बार, ये होता है 4PL डिवाइड बाय पाई इंटू ई इंटू D1 इंटू D2, यही फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा। D1 क्या है, वन एंड का डायमीटर, D2 क्या है, अदर एंड का डायमीटर, P क्या है, लोड, L क्या है, लेंथ, ये आप याद रखेंगे। तो आइए अब दोनों बार के लिए हम लोग डेल्टा निकालते हैं, फिर रेशियो निकाल लेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। आइए, फॉर बार ए के लिए आपका डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन कितना होगा, देखिए 4, P तो दोनों का सेम है तो P ही रहेगा, L भी सेम है तो L डिवाइड बाय पाई इंटू ई, यहां तक सेम है। लेकिन अब डायमीटर डिफरेंट है, D1, तो D1 को मान लेते हैं लार्जर वाला, तो लार्जर का डायमीटर कितना है यहाँ पर, कैपिटल डी। स्मॉलर का यहाँ पर कितना है, D बाई टू, ये हो गया। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, फॉर बार बी के लिए जो डेल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, 4, P सेम है, L सेम है, पाई इंटू ई। अब देखिए D1 D2, तो यहां पर D1 क्या है, D, और D2 क्या है, D बाई थ्री, ये हमने लिख दिया। अब हमें यहां पर रेशियो निकालना है। सो डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा बी, इसका वैल्यू देख लीजिए आप, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4PL डिवाइड बाय पाई ई इंटू डी बाई टू डिवाइड बाय 4PL डिवाइड बाय पाई ई इंटू डी बाई थ्री। 4PL कैंसल आउट, ठीक है, पाई ई कैंसल आउट, डी और डी कैंसल आउट। अब यहां से देखिए ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, और यहां पर ध्यान देंगे आप, ये 3 यहां पर रहेगा, ये 2 यहां पे, तो ये 2/3 हो जाएगा।
सो डेल्टा ए बाय डेल्टा बी इज इक्वल टू 2/3। यहां पर देखिए 1/2 है ना, ये 1/2 है, तो ये 1/2 जो है ये 2 कहाँ जाएगा, 2 ऊपर चला आएगा माय डियर। और फिर यहाँ पर देखिए 1/3 है, तो ये 3 कहाँ पर आएगा, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 2/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2/3। ओके, तो काफी आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस फॉर्मूला याद रखना है कि टेपर्ड बार के इलोंगेशन का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए 10 mm डायमीटर एल्यूमिनियम एलॉय टेस्ट बार, एक एल्यूमिनियम का टेस्ट बार है, 10 mm उसका डायमीटर है, इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 500 न्यूटन। ठीक है, आइए फिगर देख लीजिए। ये आपका एल्यूमिनियम का टेस्ट बार है और यहां पर लोड लग रहा है P इज इक्वल टू 500 न्यूटन। P इज इक्वल टू 500 न्यूटन। इफ द डायमीटर ऑफ द बार एट दिस लोड इज 8 mm, जब लोड लगाए हैं तो उस टाइम देखिए इसका डायमीटर कितना हो गया है माय डियर। अब इसका डायमीटर घट गया है, यानी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब लोड 500 जैसे ही लगा तो उस इंस्टेंट में इसका डायमीटर क्या हो गया, 8 mm हो गया। मतलब ओरिजिनल डायमीटर डी नॉट ये 10 mm था, लेकिन जैसे ही आपने 500 न्यूटन का लोड लगाया तो अब इसका डायमीटर चेंज हो गया है। दैट मींस फाइनल डायमीटर कितना आ गया, 8 mm। सो द ट्रू स्ट्रैंड इज, तो आपसे ट्रू स्ट्रैंड पूछा जा रहा है, आपसे ट्रू स्ट्रैंड पूछा जा रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ओके, चलिए तो देखिए माय डियर, दो तरह का स्ट्रेन आप पढ़ेंगे, एक ट्रू स्ट्रेन और एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू Ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दिस एप्सिलॉन इज इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितना जगह जितने भी टाइम आप स्ट्रेन वर्ड सुनेंगे तो वो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, या जितना बार भी आप स्ट्रेस टर्म यूज कर रहे हैं तो वो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। जब तक कि क्वेश्चन में ट्रू स्ट्रेन या ट्रू स्ट्रेस ना बोला जाए तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ट्रू स्ट्रेन, तो फिर वहां पर ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में एक यही रिलेशन है, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू Ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें ओरिजिनल एंड फाइनल डायमीटर दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल लेंथ और फाइनल लेंथ दिया रहेगा, तब कैसे निकालेंगे तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। सो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू Ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ Lf माइनस L नॉट डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। मैंने बताया था जब इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालते हैं तो उस टाइम हम ओरिजिनल लेंथ लेते हैं, लेकिन ट्रू स्ट्रेन निकालने में हम लोग इंस्टेंटेनियस लेंथ लेते हैं। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू Ln, एलसीएम आपका L नॉट हो जाएगा, तो L नॉट प्लस Lf माइनस L नॉट, L नॉट कैंसल आउट, so this will become Ln Lf by L नॉट। देखिए माय डियर काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं Ln
एल एफ बटे एल नॉट। डायरेक्ट आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कब, जब आपको लेंथ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में आपको फाइनल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है और आपसे ट्रू स्टैंड पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ट्रू स्टैंड इज इक्वल टू एल एन एल एफ बटे एल नॉट। ओके, चलिए अब देखिए, ध्यान से सोचिएगा। स्टार्टिंग में आपका बार ये वाला था, इनिशियल स्टार्टिंग में बार ये था, बाद में लोड अप्लाई होने के बाद आपका बार ये हो चुका है। तो बार तो वही है, बॉडी तो हमारा वही है, बॉडी का कुछ पोर्शन कट के हट भी नहीं रहा है, उतना ही पोर्शन है, सब कुछ वही है, सिर्फ उसका शेप चेंज हो गया है। शेप भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसका डायमेंशन चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम तो सेम है ना जी। इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब है जो इनिशियल वॉल्यूम होगा माय डियर फ्रेंड बॉडी का, उतना ही तो फाइनल वॉल्यूम होगा, भले उसका डायमेंशन चेंज हो जाए। सोचने की बात है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लेंथ बढ़ गया, तो क्या आपको यह भी लग रहा है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा? नहीं माय डियर, एक डायमेंशन बढ़ा है तो दूसरा डायमेंशन यानी विड्थ घट गया होगा, थिकनेस घट गया होगा। तो ओवरऑल आपका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि लेंथ बढ़ गया सर, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा माय डियर? सोचने की बात है। लेंथ बढ़ा है तो दूसरा डायमेंशन घट गया होगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे? एल नॉट इंटू ए नॉट, इनिशियल ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल एरिया। फाइनल वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे? फाइनल लेंथ इंटू फाइनल एरिया। तो यहां से देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एल एफ बाय एल नॉट, ये क्या हो जाएगा? ए नॉट बाय ए एफ, ए नॉट बाय ए एफ। तो देखिए अब आपका एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया है ट्रू स्टैंड निकालने का, एल एन एल एफ बाय एल नॉट को आप क्या लिखेंगे? ए नॉट बाय ए एफ। तो इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? जब हमें एरिया दिया हुआ होगा या जब हमें डायमीटर दिया हुआ होगा। तो डायमीटर से कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ए नॉट बाय ए एफ को आप कैसे लिखेंगे? ए नॉट को क्या लिखेंगे? पाई बाय 4 डी नॉट स्क्वायर। ए एफ को क्या लिखेंगे? पाई बाय 4 डी एफ का स्क्वायर। पाई बाय 4 कैंसल आउट, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं डी नॉट बाय डी एफ का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? तो आइए अब यहां पर इसको पुट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ट्रू स्ट्रैंड इज इक्वल टू एल एन, ए नॉट बाय ए एफ को आप क्या लिखेंगे? डी नॉट बाय डी एफ का होल स्क्वायर। यहां पर 2 इस तरफ आ जाएगा तो 2 एल एन डी नॉट बाय डी एफ। और यहां पर आपको इस क्वेश्चन में डी नॉट और डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है। सो 2 इंटू एल एन, डी नॉट कितना दिया है? 10 mm और डी एफ कितना दिया हुआ है? 8 mm। तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0.45 आ जाएगा। ट्रू स्ट्रैंड का वैल्यू 0.45 आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो ट्रू स्टैंड का बेसिक फॉर्मूला है वो आप यहां पर देखे हैं, नंबर 1 फॉर्मूला, इसी को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए सेकंड फॉर्मूला हमें लेंथ के रेशियो में मिला है, लेंथ के टर्म्स में मिला है, एल एन एल एफ बटे एल नॉट। जब लेंथ दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को यूज करके ट्रू स्टैंड निकाल लेंगे। और थर्ड फॉर्मूला देखिए हम लोगों ने एरिया के टर्म्स में निकाला है। ये आप यूं कह सकते हैं कि यहां से हम लोग जब हमें डायमीटर का रेशियो दिया रहेगा तो ये थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, एल एन ए नॉट बाय ए एफ। तो ये दोनों याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों? आप सिर्फ सेकेंड फॉर्मूला को याद रखिए, एल एफ बाय एल नॉट। तो यहां से फिर ध्यान में रहेगा आपको
कि एल एफ बाय एल नॉट किसके बराबर होता है, ए नॉट बाय ए एफ। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एल नॉट ए नॉट इनिशियल वॉल्यूम, एल एफ ए एफ फाइनल वॉल्यूम, दोनों बराबर होता है। तो यहां से आप एल एफ बाय एल नॉट की जगह पर डायरेक्ट ए नॉट बटे ए एफ लिख सकते हैं। और फिर यहां से आप डायमीटर के टर्म्स में 2 टाइम्स एल एन डी नॉट बाई टी एफ लिख लेंगे और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका था माय डियर, इस तरह आप ट्रू स्टैंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीनों फॉर्मूला से एक फॉर्मूला का यूज आपका किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो आप उसको ध्यान से अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 bars A and B are of equal length, but B has an area half that of A and bar A has Young's modulus double that of B। ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक बार है A और दूसरा बार है B। तो बार एक और बार B का लेंथ सेम है, तो इसका लेंथ मान लीजिए L1 L के बराबर है, तो B का लेंथ यानी L2 L के बराबर है। ओके, बट B हैज एन एरिया हाफ दैट ऑफ A, लेकिन B का जो एरिया है वो A के एरिया का हाफ है। तो A का एरिया मान लेते हैं A, तो B का एरिया क्या होगा, A2 क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, हाफ बोल रहा है ना। बार A को हम लोग 1 से दिखा रहे हैं, बार 2 को या सॉरी बार B को हम 2 से दिखा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम बस लिख रहे हैं। कह रहा है कि बार B का जो एरिया है वो A के एरिया से बार A के एरिया का हाफ है। ओके, एंड बार A हैज यंग्स मॉडुलस डबल दैट ऑफ B। कह रहा है B का जो यंग्स मॉडुलस है उसका डबल यंग्स मॉडुलस A का है। तो B का यंग्स मॉडुलस हम लोग E मान लेते हैं, तो A का यंग्स मॉडुलस कितना होगा माय डियर, डबल है, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, when a load P is applied to the 2 bars, जब एक लोड P को अप्लाई किया गया है दोनों बार्स में, यानी लोड भी सेम है, P1 P, P2 भी क्या है P। तो आपसे पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन बिटवीन A एंड B। तो दोनों बार में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब डेल्टा A अपॉन डेल्टा B, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो आइए अगर आप फिगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको फिगर भी बना देता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए बार A, दूसरा बार आप यहीं पर बना दीजिए, ठीक है। लेकिन दूसरे बार का देखिए एरिया क्या है, हाफ है। दूसरे बार का एरिया हाफ है लेकिन लेंथ उतना ही है, लेकिन माय डियर लेंथ उतना ही दिया हुआ है, सेम लेंथ है। दिस इज योर बार B, यहां पर भी फोर्स P एक्ट कर रहा है, लेंथ L इसका भी, लेंथ L उसका भी, इसका एरिया A है और इसका एरिया क्या है, A/2 है। बार B का यंग्स मॉडुलस E है और A का 2 टाइम्स है, 2E। यही आपका क्वेश्चन है। तो दोनों केस में डिफॉर्मेशन का क्या रेशियो होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए। ओके, तो देखिए, तो आप जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, पी एल बाय ए, पी एल बाय ए। ओके, सो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, तो हमें रेशियो निकालना है, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा बी, ये आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। डेल्टा क्या होता है, पी एल बाय ए, तो पी एल बाय ए का वैल्यू ए बार के लिए डिवाइड बाय पी एल बाय ए किसके लिए, बार बी के लिए। ओके, सो
डेल्टा ए बाय डेल्टा बी। अब बस वैल्यू पुट कीजिए। P का वैल्यू A के लिए उतना ही है P, L का वैल्यू L भी सेम है। एरिया देखिए, एरिया ऑफ A बार A है। यंग्स मॉडुलस कितना है A के लिए? 2 टाइम्स है। ओके, फिर आइए B बार के लिए। B बार के लिए P कितना है? P, L भी उतना ही है। एरिया कितना हो गया? एरिया इसका हाफ हो गया है, यंग्स मॉडुलस E है। ओके, अब पहले यहां पर आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। P इंटू एल डिवाइड बाय A इंटू 2E, और ये A इंटू 2E जो है वो यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी इंटू P इंटू एल। और ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं ये कहां चला जाएगा? ये ऊपर में चला आएगा, यहां पर चला आएगा। दैट मीन्स P इंटू एल के साथ आ जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे आप? A बाई 2 इंटू E। अब बस आप इसको सॉल्व कीजिए। P इंटू एल कैंसल आउट, A यहां से कैंसल आउट, यंग्स मॉडुलस यहां से कैंसल आउट। तो यहां से देखिए ये 1/2 है ना, ये 2 नीचे आ गया ना, 1/2 इंटू 2, यानी ये क्या हो जाएगा? 1/4। सो डेल्टा ए बाय डेल्टा बी ये कितना मिल गया हमें? 1/4 मिल गया माय डियर। यही आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों बार के डिफॉर्मेशन का क्या रेशियो होगा, तो वो आपने निकाल लिया कितना? 1/4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें बस फॉर्मूला का यूज करना था, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाय ए का यूज करना था। ओके, तो चलिए माय डियर अब इसके आगे देखते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ओके, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा जितना भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है। आई होप कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए एंड सेशन को लाइक भी कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।